बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, उसके बेनोई का कत्ल, उसके बेनोई के कत्ल के मुल्जमान जमानतों पर बाहर, और मेन मुल्जम जिसको पुलिस ने गिरदाना था अमीर मौसब, उसकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी। एक शूटर की भी ज़मानत हो गई। अब इसके बाद एक पुलिस हल्का अहबाब कह लें या शहर में एक बहस जो है, या लोग जो एक दूसरे से तस्करा कर रहे हैं कि जावेद भट्ट का कत्ल जो है वो मट्टी हो गया, उसका कत्ल केस डब्बों में बंद हो गया, क्योंकि मेन मुल्ज़म उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई, दूसरे की ज़मानत जो जेल में था उसकी भी ज़मानत हो जाती है। अब लोग बहस ये कर रहे हैं, हल्का अहबाब जो पुलिस का है वो भी, और प्लस इन दोनों ग्रुपों के ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके आपस में ये एक कह लें कि डिबेट चल रही है कि अमीर बलाच के कत्ल केस में जो मुल्ज़मान इस वक्त जेल में हैं उनकी ज़मानतें होना भी कोई अचंभे की बात ना होगी, क्योंकि एक तो मुजफ्फर शूटर मौके पर मारा गया था, एहसन शाह जो प्लानर था, जो इन्फॉर्मेशन देता था, वो मुबैना मुकाबले में मारा गया। अब ये एक मुल्ज़म बिलावल और एक खुर्रम, बिलावल जो है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन का एक अपना ससुराली रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार बताया गया है। अब और इसका जो मेन प्लानिंग जो है पुलिस तफ्तीश के दौरान के जी अमीर बलाच के कत्ल की मेन प्लानिंग जो है वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट ने की थी। तो उस हवाले से देखा जाए तो जो दो मुल्ज़म अब अमीर बलाच के कत्ल केस में जेल में हैं, उनकी ज़मानत जो है वो भी किसी वक्त हो सकती है अगर वो ज़मानत अप्लाई करें, उनके वकला जो हैं उसको अप्लाई करें, क्योंकि जावेद भट्ट कत्ल केस में जिन मुल्ज़मान की ज़मानतें हुई हैं उसको प्ली बनाकर या उसकी ग्राउंड बनाकर ये काफ़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों केसेस में। देखें, जो जावेद भट्ट के कत्ल की FIR दर्ज हुई थी उसमें अमीर फाते जो अमीर बलाच का सबसे छोटा भाई है और कैसर भट्ट को नामज़द किया गया था। उनको मौके पर नामज़द किया गया था कि उन्होंने कैसर भट्ट और अमीर फाते जो था मौके पर उन्होंने फायरिंग की थी। अब उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश करती है और इस केस की कहानी खुलती है और CCTV भी कैमरों की मदद से और सेफ सिटी के जो कैमरे उनकी मदद से एक शूटर अज़हर लब्बा गिरफ़्तार होता है, फिर उसके बाद एक इलियास मैरजी गिरफ़्तार होता है। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं जावेद भट्ट के कत्ल में। अब तफ्तीश के दौरान जो ये इंकशाफात करते हैं तो एक आरिफ भट्टी के नामी किरदार जो है वो सामने आता है। आरिफ भट्टी वो है जो ट्रक्का वाला ख़ानदान का ड्राइवर कहते हैं, उनके करीबी था। उसकी वसातत से अमीर मौसब से उनका राब्ता हुआ था और उनकी जो डील हुई थी वो सारी 5 लाख में डील हुई थी, डिफेंस में घर दिया जाएगा 5 मरले का। तो ये सारी बातें तफ्तीश के दौरान खुलकर सामने आई थी। लेकिन अभी पिछले महीने के आखिरी हफ्ते की बात है, अमीर मौसब जो है जो कि पिछले महीने के स्टार्ट में वापस दुबई से पाकिस्तान आया था और आकर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली थी। उसके बाद को 2 तारीखें पड़ी और तीसरी तारीख पर जो है अमीर मौसब की बेल कन्फर्म हो गई थी। अब वो बेल कन्फर्म किस ग्राउंड पर हुई थी कि बीच में जो एक आरिफ भट्टी नामी मिडल मैन, जिसके ज़रिए कहते हैं उन शूटर्स का और अमीर मौसब का राब्ता हुआ था, वो आज तक गायब है। उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। उसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, ना ये पुलिस वाले जानते हैं और ना ही मुद्दई पार्टी जानती है। बल्कि पुलिस वालों का मौक़िफ़ तो अदालत में ये था कि हमें अमीर मौसब की जो है वो गिरफ़्तारी दरकार है और उसकी गिरफ़्तारी पर ही हम आरिफ भट्ट तक पहुँच सकते हैं। और उनका ये कहना था कि आरिफ भट्टी जो है वो इनके राब्ते में है, इनके पास है, तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए अमीर मौसब की गिरफ़्तारी जो है वो लाजिम है। ये पुलिस वालों का मौक़िफ़ था। लेकिन अमीर मौसब की ज़मानत कन्फर्म हो गई और 2-3 दिन पहले पता लगा है कि एक शूटर जो इलियास उर्फ मैरजी था उसकी भी ज़मानत हो गई है। अब इन ज़मानतों के बाद वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अमीर बलाच का कत्ल जब हुआ तब से लेकर अब तक और बीच में जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, तो इस दौरान इन दोनों ख़ानदानों का मैं कहूँगा कि तकरीबन करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका हुआ है। मुझे एक मोहतात अंदाज़ा के मुताबिक, मैं वो फ़िगर आपको नहीं बताना चाहता कि जो मैं बाद में जस्टिफाई ना कर सकूं, लेकिन जो हल्का अहबाब हैं, इनके करीबी हल्का अहबाब हैं, उनका कहना है कि बहुत बड़ी
रकम जो है वो करोड़ों में है, और उसका जो फिगर उन्होंने मुझे बताया है वो बहुत बड़ा फिगर है कि इन दोनों कत्लों में जो है इतने पैसे जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो नुकसान की मद में ले लें, उनके कारोबारी नुकसान की मद में ले ले, घरों में लूट मार के मद में ले ले, तोड़ फोड़ जो हुई उस मद में ले ले, और एहसन शाह से कोई रिकवरियां जो हुई उस मद में ले ले, एहसन शाह का पुलिस मुकाबला ले ले, और मतलब कि बहुत सारे मामला जो हैं इन दोनों कत्लों के दरमियान अभी तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल का अरसा जो गुजर चुका हुआ, इस दौरान पेश आए हैं। और इस दौरान पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, और कोशिश की गई सुलह के लिए, कैसर बट की सुलह हो गई। इनकी दोनों ख़ानदानों के दरमियान भी जो थी वो सुलह तकरीबन हो चुकी थी जावेद बट के कत्ल के बाद, और मामला सारे और तय हो चुके थे। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि इन कत्लों के हवाले से अपना मोहसिन नकवी साहब, उनका भी नाम आ रहा था, वो भी इंटरेस्टेड थे कि ये एक शहर में जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाए। एक बहुत बड़े सहाफ़ी का नाम आ रहा था। उसके अलावा जो सुहेल शौकत भट्ट है, MNA हैं, बिलाल यासीन हैं, राना मशहूद हैं, फिर वो अपना बसीन गांव के भी शफकत बग्गा, और ये कैसर बट के बड़े जितने भी हैं इसरार बट वगैरह, इन सब ने मिलके बहुत कोशिश की, और ये कोशिश भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के कहने पर की गई थी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टेड चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि इन दुश्मनी के हवाले से कौन कौन से लोग पैसों में इन्वॉल्व रहे, कौन कौन से अफसरान पैसों में इन्वॉल्व रहे, एहसन शाह के पुलिस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, और किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, इस हवाले से मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब को तमाम तर रिपोर्ट दी गई, और वो इन दोनों कत्लों के हवाले से बिल्कुल बाखबर थीं, और जितने भी मामला पेश आए सुलह के हवाले से भी, तफ्तीश के हवाले से भी, ये सारी चीज़ें मरीम नवाज़ के इल्म में लाई गईं। फिर उसके बाद ही कहीं कोशिश की गई थी कि इनकी सुलह भी हो जाए। और एक चीज़ और बड़ी अहम थी, जब ये इस दोनों केसेस में पैसों की, बल्कि बहुत बड़े पैसों की इन्वॉल्वमेंट जब सामने आई थी, तो उसके बाद ये केस OCU, जो आजकल CCD के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, जो ख़त्म कर दिया गया है, उसके पास तफ्तीश थी इन दोनों कत्लों की। लेकिन जब ये तमाम तर मामला सामने आते हैं, मरीम नवाज़ तक रिपोर्ट जाती है, तो OCU से ये तफ्तीश लेकर वापस इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दे दी जाती है, उनको बाहर कर दिया जाता है इन दोनों केसेस की तफ्तीश से। तो ख़राबी तो केसेस की बहुत पैसों के हवाले से इसमें ख़बरें भी बहुत सी आई, सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा हुआ इस चीज़ का, CM के इल्म में भी है, और जो पंजाब पुलिस के अफसरान हैं उनके इल्म में भी है मामला सारे, कि इन दोनों केसेस में, इन दोनों कत्लों के केसेस में कितने कितने पैसे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये तो इनका मामला चल ही रहा था, लेकिन सुलह के हवाले से जो कोशिश थी वो किन किन पुलिस अफसरान ने उसमें रोड़े अटकाए, किन्होंने एक ग्रुप के एक ग्रुप के सरबराह को जो है वो मुतनफ़र किया, और दूसरे ग्रुप के जो सरबराह है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने भड़काया उसको। ये कौन अफसरान हैं, उनके क्या मफादात हैं, ये भी पंजाब पुलिस के अफसरान जानते हैं, और मरीम नवाज़ के भी ये इल्म में है कि ये अफसरान जो है वो इस कत्लों के दरमियान सुलह में जो रुकावट है, जो हाइल हैं, जो इस मामले को तोड़ नहीं चलने देते, उस बारे में भी तमाम तर मालूमात जो हैं वो आया हैं। अब मैं आपके साथ जिक्र करूं अमीर बलाज कत्ल केस का। जिस तरह से इसमें जावेद बट के कत्ल केस में अमीर मौसब की और इलियास महर जी की ज़मानत होती है, अब इसी तरह जो एक बहस चल रही है या कुछ लोगों का कहना है, दोनों जो अपना ग्रुपों के दरमियान करीबी ताल्लुक़ वाले हैं, उनका कहना ये है कि अमीर बलाज के कत्ल केस में एक तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी बट का जो ससुराली करीबी रिश्तेदार है बिलावल, और खुर्रम जो गिरफ़्तार है, उनकी ज़मानत होना भी जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं है, उनकी ज़मानतें भी हो सकती हैं। लेकिन अमीर बलाज कत्ल का केस जो था वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, बहुत बड़ा केस था, और उसकी वजह से जो है अभी तक उन्होंने ना ज़मानतें अप्लाई की हैं, और ना ही उनकी ज़मानतें जो हैं वो हो सकी हैं, या उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन उन आम सब लोगों का यही कहना है कि इनकी ज़मानतें होना मुश्किल
नहीं हैं, ज़मानतें इनकी हो सकती हैं, क्योंकि केस दोनों एक ही नौइयत के हैं। प्लानर कोई और था, शूटर कोई जो थे वो मौके पर कोई और थे। गिरफ्तारियां भी हुई और बीच में किरदार भी जो हैं दोनों कत्लों के वो मिसिंग हैं। मिसिंग से मुराद मुजफ्फर मौके पर मारा गया, एहसन शाह मर्डर हो गया, तीफी भट्ट जिसको इस सारे अमीर बलाच के कत्ल का प्लानर कहते हैं वो बैरून मुल्क हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो सके। तो बीच में ये दो लोग जो सहूलतकार थे ये अभी तक जेलों में हैं। इनके केस का अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ, लेकिन कहते हैं कि अगर इनकी उसकी इलियास मेहर जी की ज़मानत हो सकती है तो कोई बैद नहीं कि इन दोनों की भी ज़मानतें हो जाएं। तो ये अमीर बलाच और जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से लोगों की आम राय यही है कि जावेद भट्ट का कत्ल तो बिल्कुल मिट्टी हो गया। बल्कि मेरी एक पुलिस अफसर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि जावेद भट्ट के कत्ल की एफआईआर ही गलत दर्ज हुई थी। वो एफआईआर ही बहुत गलत दर्ज हुई थी। वो अमीर फाते और अब कैसर भट्ट को जो उन्होंने मौके पर रखा था एफआईआर में, वो ही पहला गलत स्टेप था। और अब उसके बाद तफ्तीश के दौरान जब अमीर मौसब का भी नाम आता है तो अब वो अदालतों में किस तरह से एफआईआर में जो कुछ हुआ है उसको लिखा गया है उसको किस तरह से साबित किया जाएगा, अमीर मौसब की जो है प्लानिंग वो किस तरह से साबित की जाएगी। पुलिस ने तो अपनी तफ्तीश में लिखा कि जी ये बंदे हमने गिरफ़्तार किए हैं, ये दो शूटर्स जिन्होंने जावेद भट्ट का कत्ल किया था उनके ये बयानात हैं, वो अमीर मौसब का नाम लेते हैं। लेकिन बीच में एक मिडलमैन आरिफ भट्टी वो अभी तक गायब है। जब तक वो सामने नहीं आता तो इस चीज़ की भी बात की तस्दीक नहीं हो सकती। अब देखना ये है कि आगे बल्कि हाँ, जो बहस एक चल रही है वो बड़ी अहम बहस है। लोगों का कहना ये है कि भाई जो बोओगे वो काटोगे। माजी में जो कुछ हुआ है वही अब समझ लें कि दोहराया जा रहा है। उनकी जो एक डिबेट है वो ये है कि माजी में टीपू ट्रका वाला कत्ल हुआ था, उसके कत्ल के जो मुल्ज़मान थे सारे एफआईआर में नामजद मुल्ज़मान थे, उसमें से सिर्फ एक मुल्ज़म खुर्रम भट्ट जो है वो अभी तक जेल में है। उसको जो सज़ा हुई थी उसके अलावा बाकी तमाम मुल्ज़मान जो थे वो ज़मानतें करवा ली थी उन्होंने, किसी एक आध की मेरे ख्याल सुलह हो गई थी। और इसमें 109 में ख्वाजा तारीफ़ गुलशन और तीफ़ी भट्ट जिनको गुनहगार पुलिस वाले कहते थे कि टीपू ट्रका वाला को में गुनहगार है, वो भी खामोशी से अपना केस ख़त्म करके घर आकर बैठ गए थे। अब लोग ये कहते हैं कि जब माजी में इस तरह से हुआ है तो अब ट्रका वाला ख़ानदान की बारी आई है। तो जावेद भट्ट का कत्ल हो गया, अब उसके कत्ल में जो मेन किरदार शूटर थे वो गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन जो प्लानिंग थी अमीर मौसब के ज़िम्मे डाली गई थी और अमीर मौसब जो है वो आकर जो है ज़मानत करवा के कन्फर्म करवा के अपने घर आकर बैठ गया है। तो जिस तरह माजी में होता रहा उनका तब दाव लगता था, अब अमीर मौसब का दाव लगा, उन्होंने कानूनी दाव पेच खेले या जो अपना तफ्तीश के हवाले से कमज़ोरियाँ थीं और जो एक ग्राउंड बनती थी उस हिसाब से ज़मानत ली उन्होंने। और इस केस में वो अभी तक अपनी ज़मानत कन्फर्म करवा कर घर आकर बैठ गए हैं। एक शूटर की भी ज़मानत हो गई, अज़हर लब्बा जो है उसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उसकी भी बेल किसी वक्त अप्लाई की जा सकती है और कोई बैद नहीं कि वो भी ज़मानत पर बाहर आ जाएगा। अच्छा, अमीर बलाच के कत्ल केस के हवाले से मेरी कुछ करीबी ज़राए से बात हुई है ट्रका वाला ख़ानदान के या उनके मिलने वाले कुछ लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना ये है कि जिस तरह से अमीर मौसब ने आकर जावेद भट्ट के कत्ल को फेस किया, अदालत में सरेंडर किया और अब उसकी बेल भी कन्फर्म हो गई है, ठीक इसी तरह ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट जो हैं वो भी आए पाकिस्तान, आकर अदालत में सरेंडर करें, उसको अमीर बलाच के कत्ल को फेस करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। वो तो केसेस का जो है वो कह रहे हैं कि फ़ेस करें, तो उनको कोई अपना एतराज़ नहीं है, अपनी अपनी अदालती जंग लड़ें। अगर वो गुनहगार होंगे तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, बेगुनाह होंगे तो अदालतें उनको भी अमीर मौसब की तरह ज़मानत कन्फर्म करवा देंगी, दे देंगी ज़मानत उनको, वो भी आकर बैठें अपने घर। उनका अभी तक यही स्टांस है, यही मौक़िफ़ है उनका। ट्रका वाला ख़ानदान का कह लें, उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका कह लें कि हमने तो पहले भी कहा था
कि सुलह हमने नहीं करनी, हम भी फेस करते हैं, आप भी फेस करें मुकदमात, और जो कानून फ़ैसला करेगा हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। तो ये कुछ करीबी ज़राए का जो है वो कहना है। अब देखते हैं कि आगे मुस्तकबिल में इन दोनों कत्लों के हवाले से मज़ीद क्या क्या ख़बरें आती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।